बच्चों अभी हम सेकंड पार्ट का अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों आश्वन विधि से, ठीक है। आश्वन विधि के द्वारा हम किन को पृथक कर सकते हैं? आश्वन विधि के द्वारा हम उन पदार्थों को पृथक कर सकते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर है, ठीक है। जिनके क्वथनांक अलग अलग होंगे उनको हम अलग अलग क्वथनांकों पे अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एसीटोन और जल, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों द्रव है। अब इनको कैसे पृथक करेंगे? अब इनको अगर हम गर्म करेंगे तो दोनों का क्वथनांक बच्चों अलग अलग होगा। जो पहले क्वथनांक जिसका होगा वो पहले हम अलग कर लेंगे, जिसका क्वथनांक बहुत ज्यादा होगा वो हमें बाद में अलग मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि क्वथनांकों में अंतर बहुत कम है तो उनका हम फिर प्रभाजी आसवन करेंगे, ठीक है। देखो कैसे होता है आसवन विधि, हम देखते हैं। इधर हमने यहाँ पे देखो कि ये आसवन फ्लास्क लिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? हमारा वो मिश्रण है। उस मिश्रण में हमारे पास क्या क्या है? एक तो जल है और एक एसीटोन है। ये दोनों का विलयन है। हमने इसको बंद कर रखा है और यहाँ एक थर्मामीटर लगा रखा है ताकि हम ये माप सके कि हमें जो मिश्रण पहले मिल रहा है वो कितने टेम्परेचर पे मिला या उसका क्वथनांक कितना था, ये मापने के लिए हमने यहाँ एक थर्मामीटर लगा दिया। अब जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा? जो एसीटोन है सबसे पहले ये यहाँ से पृथक होना शुरू हो जाएगा और ये यहाँ से द्रव में बदल के इधर आ जाएगा, सॉरी गैस में बदल के इधर आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये एक क्या लगा रखा है, एक ये जो क्लिप से लगा रखी है, इसके अंदर क्या है? पानी है। पानी इधर से आता है और इधर बाहर की तरफ निकल जाता है। पानी क्यों लगाया है? पानी इसलिए लगाया है कि जो गैस बन के एसीटोन आ रही है, यहाँ इसको हम तापमान कम कर रहे हैं। तापमान कम करने से ये गैस वापस किसमें बदल जाएगी बच्चों? ये बदल जाएगी द्रव में। बात समझ में आई? और सबसे पहले हमें यहाँ पे पात्र के अंदर क्या मिल जाएगा बच्चों? एसीटोन। अब आपसे कोई पूछे कि जल और एसीटोन में से सबसे पहले कौन पृथक हुआ? बच्चों एसीटोन हुआ। क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक जल से कम होता है। अब ये हमने अलग कर लिया। अगर हम इसको और गर्म करेंगे तो जो जल है ये भी वाष्प बनेगी और उसके बाद ये क्या? जल बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के क्वथनांकों में काफी अंतर था, इसलिए हमने किया क्या? इसका आसवन। अब जिनके क्वथनांकों में बच्चों अंतर कम होता है उसका हम करते हैं प्रभाजी आसवन। ये है देखो प्रभाजी आसन। दोनों में क्या अंतर है? इस डायग्राम को भी आपने गौर से देखा है और इसको भी आपने गौर से देख लो, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा प्रभाजी कॉलम और लगा दिया है। ये क्यों लगा दिया है? ताकि इनके मध्य जो अंतर काफी कम है क्वथनांकों का, हम उसको बैलेंस करके अलग निकाल सके। ये देखो वही आसवन फ्लास्क है और इसमें यही हमने कोई भी मिश्रण लिया है जिसका क्वथनांकों में अंतर कम है। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो जो पहले गर्म होके गैस बन के ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और फिर किधर से निकल जाएगा? इस साइड से निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वही हमने क्या लगा रखी है? एक ट्यूब लगा रखी है जिसके अंदर से जल आता है और इधर से निकलेगा। ये क्या काम कर रहा है? जो गैस बनी है उनको वापस संघनित करेगा और यहाँ पे वो द्रव के रूप में बाहर आ जाएगी। यहाँ पे जो प्रभाजी कॉलम लगा है ना बच्चों, ये इसलिए लगा है ताकि ये जो ऊपर गैस गई है इसको वापस ये संघनित कर दे और फिर उसमें कोई अलग मिश्रण भी चला गया है तो जो सबसे पहले संघनित हो रहा है उसी को सबसे पहले वो बाहर की तरफ निकालेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखो बच्चों वायु को। वायु के अंदर आपको मालूम है विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। वायु में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, लगभग 1% के आसपास बाकी सब गैसें होती है। तो वायु से हम अलग अलग गैसों को कैसे पृथक कर सकते हैं? देखो सबसे पहले हमारे पास जो वायु होती है इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है, इसका दाब बढ़ाया जाता है। दाब कैसे बढ़ाएंगे? तापमान कम करके। फिर क्या होगा? ये जो वायु है ये किसमें बदल जाएगी? द्रवीय वायु में बदल जाएगी। दाब बढ़ाने और तापमान कम करने से किसमें बदल जाएगी? द्रवीय वायु में बदल जाएगी। इस द्रवीय वायु का हम क्या करते हैं बच्चों? आसवन करते हैं। इसका हम प्रभाजी आसवन करते हैं। तो प्रभाजी आसवन करने पे क्या होगा? जो गैसें हैं उन सबका क्वथनांक अलग अलग होगा तो हर गैस अलग अलग क्वथनांक पे अलग हो जाएगी। जैसे लगभग -183 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, -186 पे हमें ऑर्गन मिलेगी और लगभग -196 में हमें कौन सी गैस मिल जाएगी बच्चों? नाइट्रोजन गैस मिलेगी। ये देखो ये हमारा वायु के घटकों का पृथक्करण है।
सबसे पहले हमने क्या किया, वायु का दाब बढ़ाया, ताप कम किया, जिससे द्रवित वायु बनी। फिर उसका हमने प्रभाजी आसवन किया, उसके बाद विभिन्न ऊंचाइयों पर पृथक्करण किया। अब हम किस तरीके से करेंगे, ये देखो, ये आपको जो ये दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट, ये किसका है, यहाँ पर हमने जो वायु है उस वायु पे देखो बच्चों दाब बढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे वायु पे दाब बढ़ाएंगे, ठीक है। दाब बढ़ने से क्या हो रहा है, ये वायु गर्म हो जाएगी, ठीक है। अब इस गर्म वायु को हमें ठंडा करना होगा, तभी तो द्रवित होगी, इसका तापमान हमें कम करना होगा। तो हमने ये देखो जो वृत्ताकार नली लगाई है, ये क्यों लगाई है कि हम इसमें यहाँ से ठंडा पानी डालेंगे, एकदम जमा हुआ बर्फ जैसा पानी डालेंगे, तो पानी जैसे जैसे इसमें जाएगा तो ये जो गर्म वायु आ रही है, इस पानी के कारण क्या है, यहाँ पे तापमान कम हो गया, तो ये वायु भी क्या है, ठंडी हो जाएगी। और इधर से जो पानी, ये वायु गर्म थी, इस कारण ये पानी गर्म हो गया, तो ये पानी हम इधर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब जो इधर वायु मिल रही है ना हमें, ये कैसी है, शीतल और संपीड़ित की हुई वायु है। अब इस वायु का हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस वायु का हम कर रहे हैं, द्रवित वायु मिल गई हमें। अब इस वायु, जो द्रवित वायु मिली, इस वायु का हम करेंगे बच्चों प्रभाजी आसवन, ठीक है। उससे क्या होगा, सबसे पहले तो शुष्क बर्फ जो CO2 होती है, शुष्क CO2 जिसको शुष्क बर्फ कहते हैं, वो पृथक हो जाएगी। उसके बाद इस द्रवित वायु का हमने प्रभाजी आसवन करेंगे, प्रभाजी आसवन कॉलम में। तो क्या होगा, विभिन्न अलग अलग स्तरों पर अलग अलग गैसें हमें प्राप्त हो जाएगी। इधर से नाइट्रोजन आ रही है, इधर से ऑर्गन आ रही है, और इधर जो ऑक्सीजन है वो द्रवित ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। इस प्रकार प्रभाजी आसवन द्वारा हम क्या करते हैं, अलग अलग क्वथनांक पर अलग अलग गैस का पृथक्करण कर सकते हैं। अब बच्चों आगे हम क्रिस्टलीकरण की बात करते हैं कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो क्रिस्टलीकरण भी क्या है, एक पृथक्करण करने की विधि है। किसको पृथक कर सकते हैं, इसके द्वारा हम शुद्ध ठोस को क्रिस्टल के रूप में, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो समुद्र के अंदर नमक पाया जाता है, ठीक है, लेकिन समुद्र से जब आप नमक निकालते हो तो वो नमक हमें किसके रूप में प्राप्त होता है, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। इसी कारण इस विधि को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टल समझते हो आप, जैसे हीरा क्या है, एक क्रिस्टल है, ठीक है। वैसे अगर आपने नमक का क्रिस्टल देखा हो और फिटकरी के क्रिस्टल देखो हो, ये सब क्या है, क्रिस्टलीकरण के द्वारा ही अलग किए जाते हैं। अब क्रिस्टलीकरण क्या क्या काम आता है, पहला काम तो आपको पता चल ही गया, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में। दूसरा, अशुद्ध नमूने से फिटकरी प्राप्त करने में, अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने में, ठीक है बच्चों। अब ये देखो हमारे जल, घर में जल शुद्धि निकाय कैसे होता है, मतलब हमारे घर तक पीने का पानी कैसे आता है, या फिर पानी तो सारा जमीन से ही निकलता है, धरती से निकलता है, तो हमारे घर तक ये शुद्ध होके कैसे आता है। देखो यहाँ पे ये कोई जल भंडार है, ठीक है, यहाँ पे पाइपलाइन लगी हुई है, इससे हम यह क्या है, पानी ले रहे हैं इस टैंक के अंदर। अब इस टैंक के अंदर जैसे ही पानी आएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो ठोस पदार्थ होंगे वो इस टैंक में नीचे ही बैठ जाएंगे, ठीक है, और जो पानी होगा वो हल्का होगा ठोस के मुकाबले, तो वो जाएगा ऊपर की तरफ। इसके बाद यहाँ से हम इसको दूसरे टैंक में ले लेते हैं पानी को। अब क्या होगा कि इस पानी के साथ में जो भी निलंबित अशुद्धियां आ जाती है, तो आपको मालूम हो कि अगर हम इसको छेड़े नहीं, हिलाए नहीं, तो क्या होगा, निलंबन के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं भार के कारण, तो सारे कण नीचे बैठ जाएंगे, और यहाँ से हम इस पानी को क्या कर लेंगे, छानक टैंक में ले लेंगे, ठीक है। जैसे ये छानक टैंक में आएगा तो इसमें क्या होता है, नीचे तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसके ऊपर कंकड़ होते हैं छोटे मोटे, और उसके ऊपर रेत होती है। इसमें क्या होगा, जो अशुद्धि आएगी वो इसी के अंदर फंस के रह जाएगी, यही रह जाएगी, और जो अपना पानी है शुद्ध पानी वो ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ से ऊपर से शुद्ध पानी को हम एक टैंक में ले लेते हैं, ठीक है। अब इस टैंक में क्या आ गया, शुद्ध पानी आ गया, लेकिन हो सकता है इस शुद्ध पानी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया, वायरस या कुछ अन्य प्रकार के कवक उपस्थित हो। उन सबको मारने के लिए हम इसका क्या करते हैं बच्चों, क्लोरीनीकरण करते हैं, ठीक है। इसमें दवाई डालते हैं, लाल दवा डालते हैं, क्लोरीनीकरण करते हैं, जिससे क्या होगा, ये पानी शुद्ध हो जाएगा, और उसके बाद ये पानी हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। बात समझ में आई। इसके आगे का पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। थैंक यू।